फिल्म की शुरुआत में हम शाहरुख नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयले की चोरी कर रहा होता है। फिर शाहरुख और गुड्डू कोयले को एक दुकान पर बेचते हैं जिसके बदले उनको थोड़ा सा दूध मिलता है। उस दुकान पर जलेबी को देखकर शाहरुख गुड्डू से जलेबी खाने को कहता है। गुड्डू कहता है एक दिन मैं तुमको जलेबियाँ जरूर खिलाऊंगा। शाहरुख कहता है हाँ, हम पूरी दुकान खरीद लेंगे। इसके बाद शाहरुख और गुड्डू दूध को लेकर खेलते हुए अपने घर पहुँचते हैं जहाँ इनकी माँ और छोटी बहन भी होती है। शाहरुख की माँ उनसे पूछती है कि वो दूध कहाँ से लाए हैं, लेकिन वो दोनों अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताते। उसी रात शाहरुख का भाई गुड्डू काम पर कहीं जा रहा होता है। शाहरुख कहता है मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा। गुड्डू कहता है तुम मेरे साथ काम पर नहीं चलोगे क्योंकि काम पर बोरियाँ उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। शाहरुख अपने सर पर चेयर उठाकर दिखाता है और साइकिल भी, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। शाहरुख के इतना जिद करने के बाद गुड्डू शाहरुख को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। शाहरुख अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन शाहरुख नहीं उठता। वो कहता है कि मुझे सोने दो। गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है मैं कल सुबह काम करके वापस लौट आऊँगा, तुम यहीं पर रहना। शाहरुख उससे कहता है जब तुम लौटोगे तो जलेबी जरूर लेकर आना। गुड्डू कहता है ठीक है। तब शाहरुख कहता है 2000 जलेबियाँ लेकर आना। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद जब काफ़ी अंधेरा हो जाता है तब वो स्टेशन पूरा खाली हो जाता है। उस स्टेशन पर सिर्फ शाहरुख ही होता है और वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में जाकर शाहरुख बैठ जाता है। उसे बैठे बैठे वहीं पर नींद आ जाती है और जब आँख खुलती है तो वो देखता है ट्रेन चल रही होती है। ये देखकर शाहरुख घबरा जाता है। वो चारों तरफ भागता हुआ अपने भाई गुड्डू को आवाज़ भी देता है और साथ ही साथ ट्रेन के दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन ट्रेन के दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं। इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता और भूखे प्यासे कई दिनों के सफ़र करने के बाद शाहरुख अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाता है। शाहरुख अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। ट्रेन से उतरकर शाहरुख टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है मुझे अपने घर जाना है। यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। शाहरुख को किसी की बात समझ में नहीं आती। वो वही रेलवे स्टेशन पर बैठे अनाथ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है। और दोस्तों ये वही बच्चे होते हैं जो यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं जो इन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं, इन बच्चों का हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाने के लिए। शाहरुख किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और एक बार फिर से शाहरुख रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है लेकिन कुछ खरीद कर खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। तभी उसे देवी माता की एक प्रतिमा दिखती है। वो देवी माँ को प्रणाम करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाकर अपना पेट भरता है। अगली सुबह शाहरुख रेलवे लाइन पर चल रहा होता है इस आस में कि वो इसी तरह से पैदल अपने घर पहुंच जाएगा। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो शाहरुख को अपना नाम नूर बताती है। वो शाहरुख से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है गणेश तले। दरअसल ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव होता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, नहलाती है। वो कहती है कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। दोस्तों ये औरत बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि शाहरुख को चंद पैसों के लालच में किसी और के हाथ बेचना चाहती है। अगली सुबह यहाँ पर असलम नाम का एक आदमी आता है। वो शाहरुख की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है मुझे ऐसे ही लड़के की तलाश थी। शाहरुख को इन दोनों पर शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। असलम के यहाँ से जाने के बाद शाहरुख भी मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद शाहरुख अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के पास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। शाहरुख अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है पर वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है जिसके बारे में शाहरुख को कुछ भी पता नहीं है। शाहरुख को इसी तरह से यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं। शाहरुख इस बीच कूड़ा बीनकर और भीख मांग कर किसी तरह से अपना गुजारा करता है। और एक दिन सुबह शाहरुख कैफ़े के बाहर बैठा होता है। कैफ़े के अंदर एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है और बाहर से शाहरुख कूड़े में मिले चम्मच से उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और शाहरुख को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो शाहरुख को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है कि इस लड़के को बांग्ला बोलने नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है।
जब मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ से हो तो उसने बताया कि गणेश तले से। इस जगह के बारे में ना लड़के को ना ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता है। पुलिस उसके अम्मी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सरू के घर का, उसके गांव का, उसके परिवार का कुछ नहीं पता चलता। इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है, जहाँ एक लड़की से उसकी दोस्ती भी हो जाती है। वो सरू से कहती है ये बहुत ही गंदी जगह है, ये लोग बहुत मारते हैं। किसी तरह सरू 3 महीने वहाँ पर गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से एक लेडी मिलने आती हैं, जिनका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती हैं कि पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज़ 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी मम्मी के पास, गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। दरअसल मिस्टर सूद एक संस्था से जुड़ी होती है, वो इसलिए सरू की मदद कर पा रही थी। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले आती हैं, जहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के वर्ड, टेबल मैनर्स सब कुछ सिखाती हैं और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सरू को वो अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है। साथ ही वो बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि देश, यहाँ की हवा, मिट्टी सब सरू के लिए पूरी तरह से नए हैं। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो उसे इंग्लिश में कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। फिर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू को अपने बेटी की तरह प्यार करते हैं। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने की, समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिसेस सू रो रही होती हैं। सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है, यानी कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू के मॉम डैड हैं, उनको सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से मिलता है जिसे मिस्टर और मिसेस जॉन ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो होटल खोलना चाहता है और ये भी बताता है कि वो इंडिया में कोलकाता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है। और सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि एक दिन वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबी खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अपने दोस्तों को बताता है कि वो कोलकाता से नहीं, वो किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, वो एक ट्रेन में बैठे बैठे सो गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कोलकाता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है 2 या 3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तले, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता कि वो अपने गांव का नाम अच्छे से बता पा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे हिंदी बोलने नहीं आती।
यहाँ पर एक लड़का उससे कहता है कि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से जहाँ पर तुम बचपन में पहुँचे थे वहाँ से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया के किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर शरू इस बारे में और ज्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद ये पार्टी से निकल जाते हैं। शरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए रात को ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब शरू उठता है तो उसे अपनी मॉम की, अपने घर की, अपने गांव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसके मॉम, भाई बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। इसलिए गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसकी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें बुरी तरह से बेकार हो जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और शरू का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर शरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उससे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए। शरू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वो लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। इसके बाद लूसी और शरू अलग हो जाते हैं। कई महीनों के बाद जब लूसी को शरू एस्केलेटर पर देखता है तो उससे बात करता है। वो लूसी से कहता है कि उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लूसी शरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। शरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है। शरू सू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप कभी भी मां नहीं बन सकती थी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट किया। सू शरू से बताती है कि मैं मां बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम दोनों अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की, परिवार की जरूरत है। वो शरू को अपने बचपन का एक्सपीरियंस भी बताती हैं। वो कहती हैं कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, वो अच्छे इंसान नहीं थे। मैं हमेशा उनसे डरी डरी रहती थी और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तभी मुझे खेत की दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी और अगले पल वो बच्चा मेरी साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मंतोष मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। शरू को यहाँ पे एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए और साथ ही वो अपनी जन्म देने वाली माँ को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसलिए एक बार फिर से वो गूगल अर्थ पर अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे आसपास की पूरी एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तलई है, वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से शरू बहुत खुश होता है। वो ये बात लूसी को और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसके मॉम, उसके डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। शरू अब भारत आ जाता है और वो इस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे बचपन की यादों में आगे बढ़ता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो अपनी मॉम, अपने भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आस पड़ोस में पूछने की कोशिश भी करता है, पर उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। शरू उसे अपने भाई और अपनी बहन का नाम बताता है। उसे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहाँ चला गया, पर वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता, यहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों के बाद वो लौट कर आता है और शरू को इशारा करता है। शरू जब उस तरफ जाकर देखता है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि वही औरत होती है जिसकी गोद में शरू ने अपना बचपन बिताया था। ये उसकी बायोलॉजिकल मॉम होती हैं। वो उनके गले लग कर बहुत रोता है। शरू की मॉम आज तक इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौट कर जरूर आएगा। शरू की बहन भी यहाँ पर होती है।
वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है, पर सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात को वो अपने भाई गुड्डू के साथ काम पर गया था, जब रात को गुड्डू सरू को स्टेशन पर छोड़कर जा रहा था, सरू ने अपने भाई गुड्डू से कहा था कि सुबह को जलेबी लेकर आना। उसी रात ट्रेन एक्सीडेंट में गुड्डू की मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था और उसकी उम्मीद ईश्वर पर उसकी आस्था थी, जो इतने सालों तक वो अपने छोटे बेटे का इंतजार कर रही थी। और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी मॉम और डैड को कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, पर इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थी। आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन जगहों पर जाता है जहां पर वो अपने भाई गुड्डू के साथ खेला करता था, और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, जब वो इन्हीं रास्तों पर अपने भाई गुड्डू के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। अंत में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती हैं, जिसमें सरू के वो माँ बाप जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं। इंडिया में जो सरू की असली बायोलॉजिकल मॉम होती हैं वो उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। तो ये थी सच्ची कहानी सरू की। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि भारत से हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उसमें से 1% भी ऐसे नहीं हैं जिनकी किस्मत सरू की तरह हो। इसलिए इस पूरी कहानी, इस पूरी फिल्म के जो हीरो हैं वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू हैं, जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे, पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चे पैदा ना करके उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है, ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। अगर इस दुनिया में हर एक इंसान की सोच इसी तरह से हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म लायन की। आपको ये फिल्म कैसी लगी?